नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था, जो हमारा सेकंड टॉपिक था यूरोपियों का भारत आगमन, या जो वाणिज्यिक कंपनियां थी यूरोपीय उनका भारत आगमन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पुर्तगालियों के आगमन को समझ लिया था। पुर्तगालियों के बाद भारत आने के क्रम में जो दूसरा नाम आता है वो आता है डचों का आगमन। यहाँ एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि डचों के आगमन जो है वह भारत में पहले हुआ था, या भारतीय उपमहाद्वीप में पहले हुआ था ब्रिटेन से। लेकिन अगर कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें, जो कंपनियों का स्थापना का क्रम होगा, तो सबसे पहले तो ठीक है पुर्तगाल आता है, पुर्तगाली कंपनी पहले स्थापित हुई और पुर्तगाली भारत आए ही पहले, ठीक। लेकिन कंपनी स्थापना के क्रम में पुर्तगालियों के बाद जो नंबर आता है वो ब्रिटिश की कंपनी का आता है ना, क्योंकि ब्रिटिश की कंपनी की स्थापना 1599 में है, ठीक। और डचों की कंपनी की जो स्थापना यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, वेरिगंदे ओस्तो इंडस कंपनी की स्थापना जो है यह 1602 ईस्वी में है, ठीक। इसके बाद लेकिन कंपनी भले ही ब्रिटिश की पहले स्थापित हो गई हो, लेकिन यदि भारतीय उपमहाद्वीप में आने का क्रम अगर आप देखेंगे तो पुर्तगाली तो नंबर 1 पर रहेंगे ही, लेकिन दूसरे स्थान पर डच हो जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी स्टेब्लिश पहले कर लेते हैं लेकिन भारत आते बाद में है ना। तो भारत आने के क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश और उसके बाद फिर फ्रांस, है ना। अगर कंपनी स्टेब्लिशमेंट की हम बात करें तो पुर्तगाली के बाद ब्रिटिश होगा और डच होगा, बाकी डेनिश और फ्रांसीसी होंगे, वो क्रम वहीं रहेगा। यहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी, ठीक। तो दूसरे नंबर पे जो लोग भारत आए या भारतीय उपमहाद्वीप में जिनका प्रवेश हुआ उनमें कौन थे? डच थे। डच किसको कहते हैं? तो यूरोप में एक देश है जिसका पहले नाम हॉलैंड था और अभी नाम क्या है? नीदरलैंड है, ठीक। राजधानी इसकी एम्स्टर्डम है, छोटा सा देश है। यहाँ के निवासियों को ही डच वासी कहा जाता है ना, डच भाषा लोग बोलते हैं, ठीक। तो नीदरलैंड के लोगों को वर्तमान समय में यूरोप के महाद्वीप में आपको नीदरलैंड एक छोटा सा देश दिख जाएगा, जिसकी राजधानी कैपिटल कहाँ है? एम्स्टर्डम है, ठीक। वहीं के निवासियों को हम लोग डच बोलते थे। तो डचों का भारत में आगमन सबसे पहले 1596 ईस्वी में आप देखेंगे तो कार्नेलिस डी हाउटमैन एक व्यक्ति है, जो डच व्यक्ति है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में आता है और उसी केप ऑफ गुड होप के रास्ते उत्तरांशांतरिक दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग से होते हुए सुमात्रा और बांटेन यानी इंडोनेशिया, जो जावा सुमात्रा द्वीप है वहाँ पर, है ना, इंडोनेशिया मलेशिया वाले क्षेत्र में वो पहुँचता है, ठीक। तो प्रारंभिक में जो डचों का व्यापार होगा आप देखेंगे वो इंडोनेशिया देश से ही संपर्क में रहेंगे। कालांतर में आगे चल करके भी वो भारत के संपर्क में आते हैं, ठीक। 1602 ईस्वी में इन्होंने जो कंपनी बनाई थी, और ये जो कंपनी थी वह डच संसद के द्वारा बनाई गई थी, वेरिगंदे ओस्ट इंडसे कंपनी, यानी यह एक तरीके से सार्वजनिक कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी। नाम क्या था इसका? वेरिगंदे ओस्ट इंडसे कंपनी, शॉर्ट में इसको VOC क्या कहा जाता है। 1602 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना हुई। डच संसद ने एक चार्टर जारी करके इस कंपनी को आदेश दिया कि यह कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप में युद्ध कर सकती है, संधि कर सकती है, किले बनाने का मतलब होता है जैसे फैक्ट्रियाँ। अगर हम यूरोप के संदर्भ में इसको देखें तो जो किला या दुर्ग का कॉन्सेप्ट है, तो ये लोग पहले क्या करते थे? फैक्ट्री बनाते थे। फैक्ट्री में जो सामान इनको भारतीय उपमहाद्वीप से अपने देश में ले जाना होता था उसको एकत्रित करते थे। आगे चल करके इन्हीं फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए इन्होंने सैनिक व्यवस्था यानी कि सैन्य शक्तियों को रखने लगे। पहले तो व्यापार के नाम पे कुछ लोगों को रखते थे और आगे चल करके सशस्त्र सेना रखने लगे, तो इसको किले का कॉन्सेप्ट दे दिया गया, है ना, फोर्ट। आप देखेंगे भारत में भी बहुत सारे फोर्ट की स्थापना होगी, किलों की स्थापना होगी। तो ये किले बनाने का अधिकार भी इनको मिल गया और इलाके जीतने का भी अधिकार दे दिया गया। व्यापारिक इलाका, साम्राज्य मतलब अपना ये विस्तार कर सकते थे। तो ये 4 चार्टर के जरिए इस कंपनी को अधिकार इन्होंने दे करके भेजा था। आगे चल करके अच्छा एक चीज़ और, तो पहले तो ये जो कंपनी है वेरिगंदे ओस्ट इंडस कंपनी है, इसके अलावा आगे चल के बहुत सारी निजी और सार्वजनिक कंपनियाँ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार करने के लिए आई। आपसी प्रतिस्पर्धा से नुकसान होने लगा तो इन्होंने सारी कंपनियों को मिला करके, जितनी भी डच कंपनियां थी मिला करके, उसको यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, तो सभी छोटी छोटी कंपनियों को मर्ज करके एक कंपनी का नाम दिया गया जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, है ना। तो विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना हुई, यानी कि एक बड़ी कंपनी बना दिया गया
आपसी प्रतिद्वंदिता से बचने के लिए, ठीक। और यह कंपनी पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी, सरकार के नियंत्रण में थी। यही इस मतलब डच के भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में पतन का आगे चल कर के कारण भी बनेगा, ठीक। इसके बाद देखिए इनका जो प्रारंभिक व्यापार का मुख्य केंद्र था, जैसा कि हमने भी आपको पहले ही बताया, वह इंडोनेशिया तक, क्योंकि ये पहले सुमात्रा और बांटेन है ना उसी क्षेत्र में पहुँचे ही थे। और मुख्य व्यापारिक वस्तु क्या थी, मसाले का व्यापार ये करते थे, ठीक। लेकिन जैसे ही इनको भारतीय व्यापार के बारे में पता चला और भारत के संपर्क में आए, तो इन्होंने भारत से सूती वस्त्र का व्यापार करना प्रारंभ किया और इसमें अत्यधिक लाभ भी कमाए, ठीक। पहले इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में थे, वहाँ से मसालों का व्यापार करते थे, लेकिन जब ये भारत के संपर्क में आए तो यहाँ से इन्होंने सूती वस्त्र का व्यापार करना प्रारंभ किया और सूती वस्त्र के व्यापार में इनको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक। भारत से सूती वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय भी डच वासियों को ही जाता है, ठीक। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सूती वस्त्र को भारत से व्यापार की वस्तु बनाना या निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किस यूरोपीय देश को जाता है, तो डचों को ही जाता है, क्योंकि इनके पहले सूती वस्त्र भारत का मुख्य निर्यात की वस्तुओं में नहीं था, ठीक। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब भारत में हम देखेंगे डचों का विस्तार कि किस प्रकार से भारत में डच कंपनी की स्थापना होती है, ठीक। तो पहले आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए जब भारत से संपर्क में आते हैं, है ना, डच लोग, तो इनका जो व्यापारिक मुख्य केंद्र है, अगर हम भारतीय मानचित्र में इसको देखें तो ये जो पूर्वी तट है, जिसको हम लोग कोरोमंडल तट भी कहते हैं, कोरोमंडल तट, इनका पूरा व्यापार इसी पूर्वी भाग में केंद्रित है। हालांकि आगे चल कर के इन्होंने सूरत में भी, है ना, कंपनी अपनी फैक्ट्री लगाई थी, ठीक। और चिनसुरा, बंगाल का पूरा इलाका, बंगाल में भी कई जगहों पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, ठीक। हुगली वगैरह में भी, पटना में भी इनकी फैक्ट्री थी, सूरत में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, गुजरात वाले इलाके में, ठीक। तो लगभग पूरे व्यापार में, लेकिन फिर भी इनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र पूर्वी तट ही था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इंडोनेशिया के संपर्क में पहले व्यापार करते थे, तो उससे जब संपर्क में आए तो इनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र पूरब का तट ही था, यानी कोरोमंडल तट पर इनका व्यापार केंद्रित था। इससे भी संदर्भित प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक। भारत में यदि हम प्रथम फैक्ट्री की बात करें तो 1605 ईस्वी में, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, भारत में डचों की प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई गई सन 1605 ईस्वी में, है ना। और 1605 ईस्वी में ही अकबर की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ध्यान रखिएगा, प्रश्न को कहीं से भी रिलेट किया जा सकता है, ठीक। तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाई गई। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक। और आगे चल करके इन्होंने मसूलीपट्टनम से अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित कर लिया, नागपट्टनम में, ठीक। यह भी आंध्रा का इलाका है, यानी ये सब पूर्वी तट के ही बंदरगाह शहर है। इसके बाद आप देखिए जो इन्होंने प्रमुख डचों के द्वारा जो युद्ध वगैरह लड़े गए या क्षेत्रों का अधिकार किया गया, तो 1619 ईस्वी में इन्होंने जाकर्ता कहाँ है, इंडोनेशिया की अभी जो वर्तमान राजधानी है, जाकर्ता को जीतकर यहाँ पर बेटविया नगर की स्थापना की। किसने, डचों ने, है ना। तो बेटविया नगर की स्थापना से किसको जाता है, डचों को जाता है, ठीक। इसके बाद 1641 ईस्वी में इन्होंने मलक्का पर अधिकार कर लिया और 1658 ईस्वी में पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया, ठीक। तो यह इनके 3 प्रमुख उपलब्धियां रहीं डचों की। अगर हम भारत से वस्तुओं के निर्यात की बात करें, जिससे आधारित प्रश्न से पूछा गया, तो डच मुख्यतः भारत से 3 चीज़ों का निर्यात करते थे। एक नील, जो सूती वस्त्रों को रंगने में काम आता था, दूसरा सोरा और तीसरा सूती वस्त्र। ये 3 प्रमुख निर्यात की वस्तु थी, जिसका निर्यात भारत से जो है डचवासी करते थे। मतलब भारत निर्यात करता था और डच वाले इसका आयात करते थे, यहाँ से चीज़ों को ये खरीद करके ले जाते थे। यानी इन 3 मुख्य वस्तुओं का व्यापार भारत से डच के लोग करते थे, नील, सोरा और सूती वस्त्र, ठीक। तो इस प्रकार से इस कंपनी का अपना प्रभुत्व रहा। इस कंपनी का जो भारत में पतन हुआ या भारतीय उपमहाद्वीप में पतन हुआ, विशेष रूप से भारत में देखेंगे तो 1759 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध। याद रखेंगे, ये प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा गया है। बेदरा का युद्ध में, और बेदरा किसके बीच में हुआ था, तो अंग्रेज एवं डच वासियों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और डच वासी डिफीट किए थे, यानी युद्ध को हार गए थे, है ना। तो ये हार जाने के बाद ही इनका भारत से पतन हो जाता है
और भारतीय उपमहाद्वीप के पतन अगर आप देखें तो देखिए जो कंपनी थी इनकी डचों की, वो क्या थी, एक सार्वजनिक कंपनी थी, यानी कि सरकारी कंपनी थी। कंपनी के अधिकारी बहुत सारे निर्णय अपने से नहीं ले सकते थे, यही इनके पतन का मुख्य कारण था। ठीक, तो एक तो बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने इनको हरा करके हटा दिया भारत से, और दूसरा सार्वजनिक कंपनी थी इसलिए बहुत सारे निर्णय कंपनी के अधिकारी स्वयं नहीं लेने में सक्षम थे। यही दो प्रमुख कारण थे भारतीय व्यापार से इनका हटना। ठीक, तो इतना ही है डच के बारे में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको चीज़ों को नहीं पढ़ना है। प्रथम फैक्ट्री याद रखें मसूलीपट्टनम में, आगे चल के व्यापारिक केंद्र नागपट्टनम था, और यदि हम इनके बात करें तो इनका पूरा व्यापार जो था वो कोरोमंडल तट पर केंद्रित, यानी कि पूर्वी क्षेत्र में ही ये कंसंट्रेटेड थे। ठीक, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए, डचों के बाद हम देखते हैं ब्रिटिश या अंग्रेज़ों का भारत आगमन। ठीक, या ब्रिटिशों का आगमन या ब्रिटिश का आगमन। ठीक, 1599 में कुछ अंग्रेज व्यापारी जिनको मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाना जाता था, इन व्यापारियों ने एक कंपनी की स्थापना की। कब की थी, देखिए ध्यान से, 1599 ईस्वी में। कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1599 में। और जो डच कंपनी थी उसकी स्थापना कब हुई थी, 1602, है ना, 1602 ईस्वी में। इस हिसाब से एक कंपनी पहले इस्टेब्लिश हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी, व्यापारियों का एक समूह था जिसको मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जानते थे। उस कंपनी का नाम इन्होंने क्या रखा था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया। ठीक, इतना बड़ा नाम था इसका, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, है ना, सॉरी ईस्ट इंडीज। इसी को आगे चल करके ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कर दिएगा शॉर्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी। यही कंपनी आगे चल करके क्या हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, है ना, EIC शॉर्ट में बोलते हैं इसको। ठीक, लेकिन इसका नाम ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इस कंपनी की इन्होंने स्थापना की। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश की जो महारानी है, जो ब्रिटेन की महारानी है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने एक रॉयल चार्टर के जरिए इनको 15 वर्षों का व्यापारिक अधिकार दिया कि आप जा करके 15 वर्ष तक व्यापारिक एकाधिकार किसके साथ, पूर्व के देशों के साथ। जो पूर्व के देश हैं यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं उनसे 15 साल तक का व्यापारिक एकाधिकार मिला। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब ये है कि इस कंपनी के अलावा लंदन से या इंग्लैंड से कोई दूसरी कंपनी पूर्व के देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती, यानी पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की इसी कंपनी को है। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, यानी कि व्यापारिक एकाधिकार। अच्छा, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे देश के नहीं, दूसरे देश के आ सकते हैं, ब्रिटेन से सिर्फ यही कंपनी व्यापार करेगी, है ना। तो ब्रिटेन की यही एकमात्र कंपनी पूर्व के देशों के साथ व्यापार करेगी। ऐसा अधिकार इनको 15 वर्षों के लिए मिला, और किसके द्वारा मिला, एक रॉयल चार्टर के माध्यम से। किसने दिया, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। क्लियर। इसके बाद आगे देखिए क्या होता है। 1608 ईस्वी में इस कंपनी ने अपने एक कैप्टन हाकिंस को, है ना, सूरत में फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए भारत भेजा। और सूरत उस समय आप देखेंगे तो मुग़ल सल्तनत के अधीन था, है ना, मुग़ल सम्राट। और यहाँ से देखिए कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए कि 1608 ईस्वी में कैप्टन हाकिंस किसके दरबार में आया। तो 1608 ईस्वी में देखिए 1605 ईस्वी में मुग़ल बादशाह अकबर मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो 1608 ईस्वी में सत्ता में कौन होगा, जहांगीर। लेकिन जो कैप्टन हाकिंस भारत आया था, इसके हाथ में जो लेटर था इसने अकबर को ही संबोधित करते हुए पढ़ा था उसको, क्योंकि वो लेटर अकबर के नाम से ही लिखा गया था, है ना। लेकिन जब ये पहुंचा तो उस समय बादशाह कौन था, जहांगीर था। ठीक, तो ये गया और कैप्टन हाकिंस किसके पास गया, जहांगीर के पास गया, और व्यापार करने की अनुमति इसने मांगा, और सूरत में व्यापार करने की इसको अनुमति मिल भी गई। ठीक, क्यों मिल गई, क्योंकि कैप्टन हाकिंस कि कुछ गुण थे, जैसे इसको फारसी भाषा का ज्ञान था, है ना। इधर हम लिख देते हैं, कैप्टन हाकिंस को एक तो फारसी भाषा आती थी जो मुग़लों की ऑफिशियली लैंग्वेज थी, है ना। जो मुग़ल दरबार में लैंग्वेज भाषा इस्तेमाल किया जाता था वो फारसी भाषा था, मतलब जो कह सकते हैं आपकी शासन प्रशासन के कामों में। दूसरी बात, और कैप्टन हाकिंस कैप्टन नाम क्यों है, क्योंकि ये एक जहाज, मतलब जहाज को चलाता था, है ना, इसलिए इसको कप्तान या कैप्टन कहा जाता है ना। और जिस जहाज से भारत आया था उस जहाज का नाम था हेक्टर, ये भी एग्जाम में पूछा गया है ना। उस समुद्री व्यापारिक जहाज का नाम क्या था,
हेक्टर यानी हेक्टर नाम का पहला जहाज, ब्रिटिश जहाज भारत आया था। लेकर कौन आया? कैप्टन हाकिंस। किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में। ठीक, हाकिंस को फारसी भाषा आती थी और यही भाषा बोल करके इसने जहांगीर को क्या कर लिया? इम्प्रेस कर लिया और इसको सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल गई। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे लेकिन कंपनी फैक्ट्री उन्होंने खोल ली, लेकिन वो सूरत में पहले से ही कौन इस्टेब्लिश था? पुर्तगाली, जो पहले आ चुके थे, है ना। तो पुर्तगालियों के विरोध का इनको सामना करना पड़ा। अभी आगे उसकी चर्चा करेंगे। फिर आगे देखिए 1609 ईस्वी में एक और घटना घटी। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने इस कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार यहाँ पर 15 वर्षों के लिए था उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ठीक, मतलब उसको और एक्सटेंड कर दिया कि अभी आप व्यापार कर सकते हैं, कोई और आपको चुनौती नहीं देगा ब्रिटेन की तरफ से। चलिए, इसके बाद 1611 ईस्वी में अंग्रेज कैप्टन मिडल्टन पहुंचा और इसने भी जो है व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में भी क्या रहा? सफल रहा। यानी कि अब ब्रिटेन की कंपनी जो थी ये भारत से व्यापार करने लगी। आगे चल करके आप देखेंगे कि यहाँ पर 1613 ईस्वी में सूरत में ही फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने को लेकर के यह पुर्तगालियों से अंग्रेज क्या हुए? लड़ गए, है ना। और कैप्टन बेस्ट था जिसने युद्ध में हिस्सा लिया और एक युद्ध हुआ सूरत के बगल में एक क्षेत्र है स्वाली, कई किताबों में इसको स्वाली भी लिखा होता है। तो स्वाली का युद्ध लड़ा गया और इससे पुर्तगालियों की हार हुई। ठीक, किसके किसके बीच में लड़ा गया है? अंग्रेज और 1613 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच ये युद्ध लड़ा गया और व्यापारिक एकाधिकार को लेकर के ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पुर्तगालियों की क्या हुई? हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। इस प्रकार से 1613 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री इन्होंने अपनी स्थापित की। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में क्या कर ली? स्थापित कर ली। इसके बाद जब व्यापार में अच्छा खासा फायदा होने लगा और सरकार को भी राजस्व के रूप में ठीक ठीक मिलने लगा, तो सरकार ने भी कंपनी को क्या किया? प्रोत्साहित किया। और इंग्लैंड के सम्राट इस समय भी यही जेम्स प्रथम ही हैं, इन्होंने अपने दूत सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा। और किस उद्देश्य से भेजा था? व्यापारिक संधि करने के लिए, जिससे कंपनी को क्या हो? अधिक से अधिक लाभ हो और कंपनी अच्छे से काम कर सके। ठीक, तो एक बात का यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश की अगर बात किया जाए तो कैप्टन हाकिंस होगा, लेकिन अगर प्रथम दूत की बात की जाए तो सर टॉमस रो होगा। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे अंतर जिस पर आप ध्यान रखिएगा। ये सरकारी आदमी है, ये कोई निजी व्यक्ति है जो इस ग्रुप का होगा, यानी इस कंपनी से संबंधित होगा। क्लियर है? सर टॉमस रो भारत आता है और जहांगीर को ये भी इम्प्रेस कर लेता है, व्यापारिक संधि हो जाती है और यहाँ से अंग्रेज़ों को भारत में जो मुग़ल साम्राज्य का हिस्सा है, मुग़ल साम्राज्य वाले भाग में फैक्ट्री स्थापित करने और व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। ठीक, जो सर टॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में, वह जहांगीर से व्यापारिक संधि करने में उसी उद्देश्य से आया भी था, सफल रहता है। और इस व्यापारिक संधि के तहत ही अंग्रेज़ों को भारत में जो मुग़ल सम्राट वाला हिस्सा है, जो जहाँ पर मुग़ल साम्राज्य फैला हुआ है, उस हिस्से में फैक्ट्री को स्थापित करने और व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक चीज़ों को आप नोट कर लें, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए आगे जब सर टॉमस रो को व्यापारिक अधिकार हो गया, मतलब कि अंग्रेज़ों और मुग़ल बादशाह जहांगीर के बीच में व्यापारिक संधि हो गई, तो उसके बाद जो मुग़ल साम्राज्य का क्षेत्र था वहाँ पर अंग्रेज़ों को व्यापारिक कंपनी स्थापना करने की छूट मिल गई। ठीक, और अंग्रेज़ जो है सूरत में, आगरा में, अहमदाबाद में, है ना, अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने लगे। भड़ोच में मछलीपट्टनम यानी मसूलीपट्टनम जो है, अब इसका नाम क्या मछलीपट्टनम है, उसमें मसूलीपट्टनम है। ठीक, और इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ देखिए जो मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम वाला, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, ये जो कंपनी स्टैब्लिश की गई थी ये तो इस संधि से पहले स्टैब्लिश कर ली गई थी 1611 ईस्वी में ही। ठीक, और 1611 ईस्वी मछलीपट्टनम में। ठीक, और इसके पहले 1608 ईस्वी में सूरत में, है ना। यहाँ से देखिए दो तरीके के प्रश्न पूछे गए।
1608 ईस्वी में सबसे पहले सूरत में स्थापित किया गया, ठीक, लेकिन वो ढंग से नहीं हो पाया क्योंकि पुर्तगालियों के विरोध के कारण फिर उस कंपनी को बंद करना पड़ा। और फिर 1613 ईस्वी में, हालांकि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में सबसे पहले या उत्तर भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो सूरत में होगा, ठीक। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री कौन थी, मछलीपट्टनम थी। अगर आपसे पूछे कि पूरे भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो आंसर सूरत ही होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक। हालांकि यहाँ पर एक ढंग से जो फैक्ट्री बनी थी वो 1613 में बनी थी, स्वाली के युद्ध के बाद, लेकिन फैक्ट्री तो स्टैब्लिश हुई थी 1608 ईस्वी में भी, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में है, दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में है, उत्तर भारत में फिर सूरत आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इन्होंने अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित कर लिया। इसके बाद आप देखिए 1632 ईस्वी में एक गोलकुंडा के शासक से इनको क्या है, गोलकुंडा वाले क्षेत्र में जो महाराष्ट्र का इलाका है वहाँ पर इनको व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक। इस जो व्यापार करने का अधिकार पर प्राप्त हुआ इसको गोल्डन या सुनहरा फरमान भी कहा जाता है, सुनहरा फरमान, ठीक। किसने दिया, गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा इनको मिल गया अंग्रेजों को, यानी एक और एरिया मिल गया जहाँ पर फ्री में, मतलब बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में एक अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया, लीज पर, है ना, किराए पर ले लिया, जहाँ पर एक किलेबंद कोठी बनाई गई, ठीक। मैंने पहले बताया था कोठी या फैक्ट्री वही चीज़ है जहाँ पर सामान को सुरक्षित रखा जाता था और अंग्रेज अफसर यहाँ पर रहते भी थे, है ना, ठीक, जो व्यापारिक क्रियाकलापों को अंजाम देते थे। लेकिन आगे चल करके इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सेना रखी और सशस्त्र सेना रखी, मतलब शस्त्र के साथ ही। पहले तो कुछ वर्कर रहते थे जो फैक्ट्री काम करते थे, सामानों को लादना उतारना, जहाज़ों में चढ़ाना, बाद में इनके पास क्या हो गया, हथियार भी दे दिए गए, यानी सैनिक। तो ये क्या हो गया, किले बंद हो गया, यानी कि फोर्ट का निर्माण हो गया, किला बनने लगा, है ना। और इस तरीके से पहला फोर्ट जो बना जिसका नाम क्या था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, वो कहाँ पर बना, मद्रास में, ठीक, 1639 ईस्वी में, ठीक। मद्रास का नाम अब क्या है, चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी के रूप में, तो बंदरगाह शहर वो भी है, ठीक। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया फ्रांसिस डे 1639 ईस्वी में, क्लियर है। आगे देखिए 1668 ईस्वी में कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई को प्राप्त किया। अब ब्रिटिश सरकार को बम्बई कैसे मिल गया था, तो आपको हमने पुर्तगाल पढ़ाते समय जब पुर्तगालियों की जो घटनाएं पढ़ा रहे थे वहाँ पर हमने चर्चा की थी कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश के सम्राट से हुआ था, ब्रिटिश के राजा से हुआ था। तो और बम्बई पर पुर्तगालियों का अधिकार था और इस बम्बई को पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में किसको दे दिया, ब्रिटेन को दे दिया, यानी ब्रिटिश सरकार कब्जे में बम्बई आ गया था, ठीक। जिसको ब्रिटिश सरकार ने 1668 ईस्वी में किसको दे दिया, कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर, मतलब बदले में कंपनी क्या करती, 10 पाउंड का वार्षिक किराया ब्रिटिश सरकार को देगी और बम्बई पर इनको अधिकार मिल गया, है ना। और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भी जो व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों का अब तक कहाँ था, सूरत में था, वह कहाँ शिफ्ट हो गया, बम्बई में शिफ्ट हो गया, ठीक। बाद में बम्बई भी प्रेसिडेंसी हो जाएगी, आप देखेंगे आगे तक बना रहेगा। इसके बाद 1686 ईस्वी में एक और घटना घटी जब अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया, ठीक। हुगली जो बंगाल में बंदरगाह शहर था उसको अंग्रेजों ने क्या कर लिया, लूट लिया। तो औरंगजेब नाराज हो गया और मुगलों से अंग्रेजों का क्या हुआ, संघर्ष हुआ। और यहाँ पर आप देखेंगे इस संघर्ष में अंग्रेजों की बहुत बुरी तरीके से हार हुई, ठीक। जो सूरत में, आगरा में और मछलीपट्टनम में इनकी फैक्ट्रियाँ थी, इनको खाली करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। बाद में अंग्रेजों ने फिर क्या की, क्षमा याचना की। अच्छा, इस समय जो मुगल बादशाह था, जो मुगलों से संघर्ष हुआ, वह औरंगजेब था, है ना, ये ध्यान रखिएगा। संघर्ष किसके साथ हुआ था, औरंगजेब के साथ हुआ था और औरंगजेब इसमें हर एक मोर्चे पे सफल रहा, ठीक। हाँ, ये अलग बात है कि अंग्रेजों ने माफ़ी मांगी और 1.5 लाख रुपए इन्होंने क्या मुआवजा भी दिया, तो पुनः फैक्ट्रियों पे अधिकार इनको दे दिया गया व्यापार करने के लिए। नहीं तो इस युद्ध में पूरी तरीके से हार चुके थे, लेकिन क्षमा याचना करने के कारण इनको पुनः व्यापारिक अधिकार मिल गया। तो यह एक प्रमुख घटना थी। फिर 1691 ईस्वी में देखिए एक शाही फरमान के तहत बंगाल में व्यापार करने के लिए कंपनी को क्या कर दिया गया, सीमा शुल्क से छूट दे दी गई, है ना। जिसको बाद में आप देखेंगे मीर कासिम क्या है, सबके लिए छूट कर देता है, इस समय सिर्फ कंपनी के लिए छूट है ना।
तो बंगाल के इतिहास में आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक घटना ये देखिएगा कि बंगाल वाले क्षेत्र में सीमा शुल्क से छूट मिल जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यानी कंपनी क्या है, बस पूरे साल का एक कर जो होता था वह बंगाल के शासक को दे देती थी, और बंगाल शासक को नहीं बल्कि मुगल सम्राट को दे देती थी, और इसके बदले कंपनी बंगाल में पूरा बिना किसी टैक्स के क्या करती थी, व्यापार करती थी। ये 1691 ईस्वी में हुआ। आगे चल कर 1698 ईस्वी में अजीमुशान से अंग्रेजों को सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गाँवों की जमींदारी मिली। ठीक, कौन कौन सा, इसको ध्यान रखिएगा। सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर, इन्हीं तीनों गांवों को मिला करके जॉब चरनाक ने क्या किया, कोलकाता नगर, जिसका उस समय नाम क्या था, कलकत्ता था, कलकत्ता नगर की स्थापना की, है ना। इन्हीं तीनों गांवों को मिला करके कलकत्ता नगर की बनाई। और यह कलकत्ता क्या था, अंग्रेजों का भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी नगर था। ठीक, 1700 ईस्वी में इसको प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया। और आप देखिए कि 1774 से लेकर के 1911 तक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1774 में एक तरीके से कलकत्ता को क्या है, प्रशासनिक राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया। तो 1774 से लेकर के 1911 तक, जब तक कि राजधानी को दिल्ली नहीं शिफ्ट किया गया, तब तक कलकत्ता क्या था, अंग्रेजों की राजधानी के रूप में बना रहा। ठीक, तो यहाँ तक चीज़ों को आप नोट कर लें, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे धीरे धीरे कंपनी जो है भारत में अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाते चली जा रही थी। एक और घटना इसमें इम्पोर्टेंट था, 1617 ईस्वी के आसपास, सॉरी 1717 ईस्वी के आसपास, है ना, 1717 में ही, है ना, जो मुग़ल बादशाह था इसमें फर्रुखशियर था। तो फर्रुखशियर की तबीयत खराब हो जाती है, और इसका इलाज जो है, फर्रुखशियर का इलाज कंपनी का एक डॉक्टर है हैमिल्टन करता है, और फर्रुखशियर क्या है, ठीक हो जाता है। ठीक हो जाने के बाद फर्रुखशियर ने एक शाही फरमान जारी किया, जिसमें 3000 रुपये वार्षिक एक मुश्त कर के बदले अंग्रेज़ों को पूरे मुग़ल क्षेत्र में व्यापार पर कर छूट मिल जाता है। मतलब कि 3000 रुपये एक बार वो कर चुका दें पूरे साल में, और उसके बाद फिर जो है पूरे मुग़ल क्षेत्र में व्यापार कर सकते थे। और दूसरा इसमें ये था कि कंपनी के द्वारा जो इन्होंने अपना एक टकसाल बनाया था, टकसाल मतलब जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं, है ना, तो इन्होंने बम्बई में अपना टकसाल बनाया था। तो बम्बई में जो कंपनी जो है सिक्कों को ढालती थी, ढाले गए सिक्कों को पूरे मुग़ल क्षेत्र में मान्य कर दिया गया। मतलब अब वह सिक्के पूरे मुग़ल क्षेत्र में क्या है, मान्य होंगे, यानी कि चलेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो पूरे मुग़ल क्षेत्र में इस सिक्कों को क्या कर दिया गया, मान्य कर दिया गया। ये दो जो थे बहुत बड़े ही कदम उठाए गए, और इसी फरमान को जो है एक ब्रिटिश इतिहासकार है ओम्स, यह इसको महाअधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहता है। ठीक, तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न का एक बार पूछ लिए गए एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा, है ना, कि इसी अधिकार जो फर्रुखशियर ने दिया था, तो किस बादशाह ने दिया था ये पूछा गया एग्जाम में, है ना। हैमिल्टन ने इसका इलाज किया, जो कंपनी का डॉक्टर था, इसीलिए फर्रुखशियर कंपनी में खुश होकर के इस अधिकार पत्र को देता है, और इसको महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा इतिहासकार ओम्स के द्वारा संज्ञा दी जाती है। इस पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे कंपनी अपना पूरा पैर पसार लेती है ना। बाकी युद्ध वाले में हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे प्लासी का युद्ध और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ये रहा कंपनी का विस्तार। इसके बाद आप देखिए 1616 ईस्वी में ब्रिटिश के बाद डेनिश भारत आते हैं। डेनिश यानी कि डेनमार्क के लोग, है ना। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सैटरडे को फिर मिलेंगे और इसकी चर्चा वहाँ पर की जाएगी। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि वीक में हम लोग 2 ही दिन जो है इतिहास को पढ़ेंगे, बाकी फिर हमारा पॉलिटी चलेगा कल से रेगुलर। पढ़िए, चीज़ों का नोट्स बनाइए, और देखिए एक बात मैं आपको पहले ही बताया, आज फिर बता रहा हूँ कि धन, ज्ञान और गुण ये सब संचयन का परिणाम है। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आप सीखेंगे, उतनी ही चीज़ें आपकी क्या होंगी, अधिक सही होंगी। पॉलिटी में भी हमने एक सेट क्वेश्चन का दिया था, हो सकता है कल या परसों में उसका भी हम लोग आंसर यानी उस सारे क्वेश्चन को डिस्कस करके उसका एक वीडियो अपलोड कर दें।
क्वेश्चन आप करिए, प्रैक्टिस से ही आपकी जो चीज़ें होंगी वो सही होंगी, गलतियाँ कम होंगी। ठीक, थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए। एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किया आपने तो लाइक बटन दबा दिया करिए, उससे एक मोटिवेशन मिलता है मेहनत करने का, काम करने का। थैंक यू।